आज का हमारा जो चैप्टर है भारत में कृषि प्रदेश, क्योंकि हम मिट्टियां पढ़ चुके हैं तो उसी आगे चैप्टर के रूप में भारत के कृषि प्रदेश इसको हम पढ़ते हैं। सब भारत के कृषि प्रधान हम अक्सर सुनते हैं कि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान राष्ट्र है। कृषि प्रधान राष्ट्र है अर्थात क्या मतलब है कृषि प्रधान राष्ट्र से? कृषि प्रधान से अभिप्राय है भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या, जितने लोग रोजगार में हैं उस रोजगार का सर्वाधिक अर्थात 54% जो हिस्सा है कहाँ, कृषि में नहीं थे। इसलिए भारत को हम क्या, कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में हम गिनते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सब कृषि प्रधान राष्ट्र में हम देखते हैं कि भारत में जो अलग अलग क्या है कृषि प्रदेश, कुल 15 कृषि प्रदेशों में भारत को क्या है डिवाइड किया हुआ है। अलग अलग कृषि प्रदेश देखते हैं हम कौन कौन से हैं। जैसे हम देखते हैं पश्चिमी हिमालय कृषि प्रदेश, पूर्वी हिमालय कृषि प्रदेश, गंगा की निचली घाटी का मैदान, ऐसे करके कुल 15 क्या है कृषि में प्रदेशों में विभाजित किया गया है। क्योंकि ये हल्का सा इतना प्रश्न आएगा कभी कभी कि भारत को कुल कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जैसे मध्य प्रदेश को 6 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक उसी प्रकार भारत को कुल कितने 15 कृषि प्रदेश, उनके नाम याद करने की अपने को जरूरत नहीं। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। कुल श्रम शक्ति का 54%, ये जरूर हमको याद रखना है। 2/3 कई बार आता है, 2/3 जो क्षेत्र है भारत का क्या है कृषि में लीन है। कई बार ऐसा लिखा हुआ आता है, डायरेक्ट एग्जैक्ट परसेंटेज में नहीं आता, लेकिन एग्जैक्ट परसेंटेज यदि वर्तमान में देखें हम तो 54% जो हिस्सा है कार्यशील जनसंख्या का वह क्या है कृषि में कार्यरत है। अर्थात सर्वाधिक जो क्षेत्र है कहाँ कृषि में कार्यरत है। इसीलिए हम भारत को क्या है कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में गिनते हैं। हम देखते हैं सब फसल ऋतु देखते हैं, क्योंकि हम चलते हैं क्या है भारत में कृषि के तीसरे पॉइंट हम देखते हैं कि जो फसल ऋतु, भाई हम जो कृषि करते हैं तो जो फसलें बोते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी की फसलें हैं, कौन सी ऋतु के अनुसार। तो हम देखते हैं भारत में 3 फसल ऋतु मानी जाती हैं। 3 फसल ऋतु मानी जाती है, ये भी प्रश्न आता है कई बार। भारत में कितनी फसल ऋतु हैं? 3। भारत में कितने कृषि प्रदेश है? 15। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र, इसकी कुल कार्यशील जनसंख्या का 54% इसमें कार्यरत है। अब होता है फसल ऋतु, क्या होता है मीन्स वो ऋतु जिसमें फसल बोई जाती है और काटी जाती है, इसको मिलाकर एक ऋतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 कौन कौन सी, तो खरीफ की फसल ऋतु, रबी की फसल ऋतु और जायद की फसल ऋतु। और इनमें जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलों के रूप में जाने जाते हैं। खरीफ की फसलें क्या, अर्थात वे फसलें जो मानसून के आगमन के उपरांत बोई जाती हैं। मानसून हमारा कब जून जुलाई में आता है, 15 जून से केरल में पहली बरसात मान ली जाती है। ठीक है, तो वही मानसून के आगमन के साथ अर्थात जून जुलाई में जिन फसलों को बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर के आसपास उन्हें काट लिया जाता है, ऐसी फसलों को हम क्या खरीफ की फसलों के रूप में गिनते हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न ऐसा आता है, आपको कोई एक आधा पॉइंट दे देगा, आपको दे देगा कपास, निम्नलिखित में से कौन सी फसल, तो आपको लिखना पड़ेगा खरीफ की फसल। इसमें अक्सर प्रश्न यही आता है कि 1 या 2 फसलों के नाम दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित फसल कौन सी ऋतु की है, तो हमें बताना पड़ता है कि खरीफ की है या रबी। जैसे कि हम तो ग्रामीण परिवेश के हैं तो हम ज्यादातर फसलों के नाम जानते हैं। जैसे जो फसल बरसात के ऋतु में या वर्षा ऋतु के समय में बोई जाती है उन्हें हम क्या खरीफ की फसलों के रूप में जानते हैं। इसमें हम अलग अलग फसल देखते हैं। खरीफ की फसलों के रूप में सबसे पहले हम खाद्यान्न देखते हैं, अर्थात वे फसलें जो हम अनाज के रूप में उपयोगी लेते हैं। अनाज के रूप में उपयोगी लेने वाली फसलों में हम देखते हैं धान, ज्वार, बाजरा और मक्का। ये क्या है खरीफ की फसल है जिन्हें हम मानसून के आगमन के साथ बोते हैं। दूसरा हम देखते हैं दलहन फसलें, मूंग, उड़द और सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो दलहन और तिलहन दोनों में गिनी जाती है, अर्थात मूंग, उड़द और सोयाबीन ये दोनों क्या है हमारी खरीफ की फसलों के अंतर्गत, इसे हम गिनते हैं। वहीं हम चलते हैं
तिलहन फसलें, तिलहन जिससे हम तेल निकालते हैं, दलहन जो दालों के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं। तिलहन फसलों में हम देखते हैं अरंडी के बीज आते हैं जिससे तेल निकाला जाता है, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी और तिल। ये क्या है? तिलहन फसलें, अर्थात ये फसलें जिनसे तेल, खाद्यान्न तेलों या अन्य तेलों का क्या है निष्कर्षण किया जाता है, उन्हें हम तिलहन फसलों के रूप में जानते हैं। तो चूंकि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो तिलहन और दलहन दोनों है, इसलिए मैंने दोनों जगह शो किया। ठीक है, चलेगा। आगे हम चलते हैं कपास और तंबाकू। तंबाकू एक प्रकार की नकदी फसल है। नकदी फसल अर्थात वे फसलें जिनको हम व्यापारिक लाभ के लिए, अर्थात जिसका कुल उद्देश्य होता है कि मार्केट में उन्हें बेचकर हमें आर्थिक मुद्रा या मुद्रा जिससे हमें प्राप्त हो, उसे हम व्यापारिक फसल या नकदी फसल के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं साहब रबी की फसल, अर्थात वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर के समय में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल के समय में काट ली जाती हैं, उसे हम रबी की फसल के रूप में जानते हैं। रबी की फसल में हम इसे स्पेशली गेहूं और जौ रबी की फसल है, सरसों रबी का तिलहन फसल है, मटर और चना दलहन फसल है, वहीं हम गन्ना एक नकदी फसल, जबकि बरसीम ये चारा फसल है, अर्थात पशुओं को खिलाने के लिए, गाय भैंस जो भी ढोर होते हैं उनको खिलाने के लिए स्पेशल बरसीम को हमारे रबी के सीजन में कृषक लोग लगाते हैं। ठीक है, कई बार प्रश्न भी आया होगा कि बरसीम कौन सी फसल है? एक चारा फसल है। ठीक है, चलते हैं जायद की फसलें, अर्थात वे फसलें जो मई जून अर्थात तपती जो गर्मी होती है, जिसमें शुष्क होता है ना, एटमॉस्फेयर पूरा शुष्क होता है, नमी नहीं होती, उस समय ऐसे फसल बोए जाते हैं जो नमी युक्त, जिसमें पानी की अधिकता होती है। जैसे आप देखो तरबूज क्या है, उसमें पानी रहता है, वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, खरबूज वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, खीरा वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा रहता है। तो ऐसी फसलें जिनको हम क्या है मई जून के माह में क्या है उत्पादित करते हैं, उसे हम क्या जायद की फसलों के नाम से जानते हैं। ये जायद की जो फसलें हैं मुख्यतः क्या है, नदी जो होते हैं, नदी के अंदर अर्थात उसकी जो रेत होती है, रेत को प्लेन करते हुए उसमें गड्ढे खोदते हुए उसमें खाद, हमारा जो गोबर का बना हुआ खाद डालते हैं और ये स्पेशली उसमें उगाया जाता है, खीरा, ककड़ी, तरबूज। किंतु वर्तमान में इसे हम क्या है हमारे खेतों में भी उगा के इसका उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या है जायद की फसलों के रूप में जानते हैं। यह जायद की फसलें हम देखो खरीफ और रबी की जो सीजन होती है उसके मध्य में इसको हम उगा रहे हैं, अर्थात मई जून के महीने में हम इसको क्या है उगा रहे हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें देखते हैं हम क्या है अक्टूबर नवंबर में बोल रहे हैं, मार्च अप्रैल में काट रहे हैं, मई जून देन फिर जुलाई, अर्थात ये क्या है जायद की फसलें रबी और खरीफ के बीच की फसल है। कई बार प्रश्न आ जाए कि उन फसलों को किस नाम से जाना जाता है जो रबी और खरीफ की बीच के समय में बोई जाती है, तो आपको जायद की फसलों के रूप में गिनना पड़ेगा। ठीक है, इसमें वर्तमान में मूंग, उड़द स्पेशली गर्मी के सीजन में लोग लगाते हैं। ठीक है, तो यह भी क्या है जायद की फसलों में भी गिना जाता है, किंतु मुख्य रूप से इसे हम खरीफ की फसल में डालें। मुख्य रूप से कौन सी है खरीफ की फसल, लेकिन वर्तमान में इसे हम रबी जो जायद की सीजन में भी हम क्या है इसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं साहब विभिन्न प्रकार के क्या है कृषि पद्धतियां हैं, उसमें हम चलते हैं कौन कौन सी कृषि पद्धतियां हैं, क्योंकि अक्सर प्रश्न यहाँ से बनता है। कंटू कृषि पद्धति या यहाँ से भी प्रश्न क्या है स्पेशली बना हुआ है, कंटू कृषि फार्मिंग क्या होता है या समोच्च कृषि क्या होती है। तो हम देखते हैं कि पर्वतीय प्रदेश, क्या देखते हैं पर्वतीय प्रदेश जहां ढलानें होती हैं, ऐसे तीव्र ढलानें होती हैं और वहां पर कृषि कैसे की जाए, है ना। हम देखते हैं पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं उसमें हम देखते हैं कृषि भाई जैसे ऊंटी वाला क्षेत्र है ना। अब यहाँ पे क्या है तीव्र ढलानें हैं, तो यहाँ पे कृषि किस आधार पर की जाए, क्योंकि यहाँ पे पानी टिकता नहीं दूसरा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कटाव भी ज्यादा होता है, तो हम कैसे यहाँ पे कृषि करें। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि भाई जैसे जैसे ये ढलान बढ़ता है
तो इसको काट लिया जाता है, ठीक है, ऐसा काट लिया। फिर यहाँ पे इसको काटा, फिर यहाँ पे इसको काटा, फिर यहाँ पे इसको काटा, ठीक है। और यहाँ पे मेड़ बना देते हैं ताकि जो बारिश के समय में जो पानी है वो रीस के रह जाए। यदि ज्यादातर रिसाव होगा इसमें तो क्या होगा, ये मिट्टी कटाव हो जाएगा, ठीक है, और कटाव के कारण भारी भारी दरारें पड़ जाएगी, यहाँ के जो पोषक तत्व हैं वो बहकर चले जाएंगे, फलस्वरूप यहाँ पे क्या है, मेड़ बना जाती है। और इस टाइप की जो भी कृषि होती है उसे हम क्या है, कंटूर कृषि के नाम से जानते हैं। समोच्च, समोच्च क्या, सम धन उच्च, समोच्च सम धन उच्च, हमने जैसे हिंदी में पढ़ा है, संधि पढ़ते थे, और वो मिलता है ओ बनता है, ठीक है। सम, तो सम में समान और उच्च में ऊंचाई, तो एक जैसी ऊंचाई पे एक जैसी फसल को बोया जाना। तो ये एक ऊंचाई है, ये दूसरी ऊंचाई है, ये तीसरी ऊंचाई है, तो यहाँ पे एक जैसी फसल बोएंगे, ठीक है, समान ऊंचाई पे। इसीलिए इसे हम समोच्च कृषि के रूप में भी हम क्या है जानते हैं। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि पर्वतीय ढलानों पर कौन सी कृषि की जाती है, या कंटूर कृषि या समोच्च कृषि कहाँ की जाती है, तो पर्वतीय ढलानों पे। जैसे हम देखते हैं ऊंटी, हमारा एक क्षेत्र सुना होगा आपने, ऊंटी है ना, हम देखते हैं ऊंटी, ये ऊंटी में कौन सी इसी टाइप की कृषि की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं साहब झूमी कृषि, या जैसे हम स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। झूमी कृषि या स्थानांतरित कृषि क्या होता है, तो हम देखते हैं जनजातीय क्षेत्र, अर्थात हमारा भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, इस टाइप से ये जो इलाका है यहाँ पर क्या है, जनजातीय क्षेत्र ज्यादा है तथा वनीय प्रदेश है, अर्थात वन ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे ये जनजाति लोग क्या है, इन वनों को एक साथ क्या है काट देते हैं, इनको अलग करते हुए इसमें जला देते हैं, तथा जो राख बचती है उसमें फसलें उगाते हैं। जब तक इसकी उत्पादकता रहती है, जब तक इसमें उर्वरता रहती है, तब तक वे यहाँ कृषि करते हैं। और जैसे ही उर्वरता समाप्त हुई, वे इस जंगल को छोड़ते हुए, इस क्षेत्र को छोड़ते हुए दूसरे जंगल को काट देते हैं, फिर उन्हें जलाते हैं, वहां कृषि करते हैं। और इस रूप में क्या है, निरंतर जो निर्वनीकरण अर्थात वनों का ह्रास होते जा रहा है, ठीक है। यह झूमी कृषि क्या है, जनजातीय क्षेत्रों में होती है। इसे हम स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। भारत के कौन से, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। यह प्रश्न भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, झूमी कृषि और कंटूर फार्मिंग कृषि, ये दोनों कृषि बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न भी यहाँ से बहुत पूछे गए, इसलिए हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नकदी फसलें या कमर्शियल क्रॉप क्या होती है, ये जिसे हम कैश क्रॉप के रूप में भी जानते हैं। कमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप से अभिप्राय ऐसी फसलें हैं जिनको व्यक्ति क्या है, अपने व्यापारिक उद्देश्य अर्थात लाभ कमाने के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से जिसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, मीन्स व्यक्ति का जो शुद्ध बेनिफिट होता है वो ज्यादा होता है उसमें, ठीक है। ऐसी फसलों को हम क्या है, नकदी फसल के रूप में जानते हैं। नकदी फसल में हम जैसे गन्ना लेते हैं, कपास लेते हैं, आलू लेते हैं, ठीक है। इस टाइप की जो फसलें हैं, तंबाकू है, ये क्या है, नकदी फसल, ठीक है। नेक्स्ट चलता है ट्रेड क्रॉप। ट्रेड क्रॉप क्या है, या जालीनुमा कृषि जिसे हम बोलते हैं। ट्रेड क्रॉप क्या है, तो हम देखते हैं कपास की फसलों में हम देखते हैं, ये जैसे कपास बोए जाते हैं, इसके जैसे ही डोड़े आते हैं, डोंडे आते हैं कपास के, ऐसे लगते हैं सब। इस समय एक कीट कपास में जो लगता है उसको हम स्पेशली मैं बताता हूं आपको, कॉटन रेड बग। कौन सा, कॉटन रेड बग नामक कीट इसमें लगता है, जो क्या है, इसमें कपास निकलने से पूर्व इस जोड़े को क्या है, पूरा खत्म कर देता है, और इस रूप में हम कपास की वो फसल नहीं ले पाते। अतः
कैसे इन कीटों को हम बचाएं, इस फसल को कीटों से। तो कृषक क्या करता है, इस कपास की फसल उगाई और इसके चारों ओर क्या करता है, भिंडी लगा देता है, क्योंकि भिंडी के भी आकर्षित फूल होते हैं। फलस्वरूप जो कीड़ा है वो कपास पे न जाके यहीं बैठ जाता है और भिंडी को खत्म कर देता है और हमारी कपास बचे रहती है। इस टाइप की जो कृषि होती है उसे हम ट्रैप क्रॉप, ट्रैप मीन्स जाली, क्रॉप मीन्स फसल, ठीक है। ट्रैप मीन्स पकड़ना भी होता है, ट्रैपिंग करना, पकड़ना, ठीक है। चलिए ये एक फसल होता है। नेक्स्ट चलते हैं एनर्जी क्रॉप्स। एनर्जी क्रॉप्स, एनर्जी मीन्स ऊर्जा। तो ऊर्जा फसल के रूप में अर्थात वैसी फसलें जिनका उत्पादन स्पेशली हम ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन के लिए हम करते हैं, उसे हम एनर्जी क्रॉप्स के रूप में जानते हैं। इसमें हम दो प्रमुख हम देखते हैं एनर्जी जो सोर्सेस हैं, उसमें हम देखते हैं एक तो अल्कोहल और दूसरा है हम बायोडीजल। अल्कोहल अगर हम देखते हैं विश्व में यदि हम देखें तो जो ब्राजील सर्वाधिक क्या है, अल्कोहल का उत्पादन गन्ने से करता है और इसी अल्कोहल को क्या है, हमारे जो पेट्रोल होता है उसमें मिक्स कर देता है, तो उससे क्या है, गाड़ियों का संचालन किया जाता है। हमारे यहाँ पे भी, हमारे देश में भी अल्कोहल का क्या है, पेट्रोल मिश्रण अलाउ भारत में, लेकिन लिमिटेड 10% तक ही अलाउ, ठीक है। तो ऐसी फसल जिनसे हम एनर्जी का उत्पादन करते हैं कौन कौन सी है, तो हम अल्कोहल उत्पादन के लिए हम देखते हैं कि जब गन्ने से शक्कर का निर्माण होता है उसी समय अल्कोहल एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है। मिस गन्ने से यदि शक्कर बनाना है तो अल्कोहल बनेगा ही, ठीक है। तो उस बाय प्रोडक्ट को हम एनर्जी के रूप में उपयोग कर लेते हैं ना, अपनी एनर्जी के लिए, गाड़ी की एनर्जी के लिए, ठीक है। चलिएगा आगे हम चलते हैं बायोडीजल। बायोडीजल और हम देखते हैं अल्कोहल में क्या उपयोग करते हैं, गन्ना तो हुई है। दूसरा हम देखते हैं आलू। आलू में स्टार्च होता है और इसी स्टार्च से क्या है, अल्कोहल का निर्माण कर लिया जाता है। दूसरा हम देखते हैं मक्का। मक्के में भी क्या है, स्टार्च का अच्छा सोर्स है, अथवा इससे भी हम क्या है, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बायोडीजल। बायोडीजल, डीजल मीन्स डीजल और बायो मीन्स जैविक। जैविक ईंधन कैसे बना है, तो हम देखते हैं एक फसल है जेट्रोफा, जेट्रोफा जिसे हम रतन जोत बोलते हैं हमारे यहाँ, रतन जोत। आप यदि अभी चले जाओगे जंगलों में तो सरकार के द्वारा वर्तमान में बहुत सारा रतन जोत लगवाया हुआ है। ये रतन जोत जिसे हम जेट्रोफा बोलते हैं, इससे क्या हम डीजल का निर्माण कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा रिसर्च किया है। अथवा जेट्रोफा भी प्रश्न के रूप में कई बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोडीजल के उत्पादन के लिए जाना जाता है या जिससे निष्कर्षित किया जाता है, कौन सा, जेट्रोफा, जिसे हम किसके नाम से, रतन जोत के नाम से हमारे इधर जानते हैं, ठीक है। चलेगा आगे हम चलते हैं साहब विभिन्न प्रकार की क्या है, कृषि विधियां। भाई हम कौन कौन सी कृषि के प्रकार हम देखते हैं, कौन कौन सी क्या है हम कृषि हमारे यहाँ की जाती है, उस पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साहब जीविका निर्वाह। जीविका निर्वाह अर्थात जिससे हमारा क्या है, जीवन का निर्वाह हो सकता है। मीन्स सिर्फ इतना उत्पादन इतना हो कि हमारे जो घर परिवार है, हमारी जो जीविका आजीविका चल सके, सिर्फ उतना ही क्या है उत्पादन है। अर्थात यहाँ जो खेतों की साइज है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, और उन पे जो फसल उगाई जाती है वो सिर्फ इतने ही खाद्यान्न, इतने ही दलहन, इतने ही तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है जो खुद के परिवार के लिए निर्माण के लिए आवश्यक होता है। मीन्स एक्सेस में यहाँ उत्पादन नहीं होता, जोतों का आकार कम होता है। और भारत में ज्यादातर जो कृषि है वो जीविका कृषि की जाती है, जीविका निर्वाह कृषि, क्योंकि हमारे यहाँ जो कृषि क्षेत्र
वो छोटे छोटे खेत, ठीक है, विदेशों के कंपैरिजन। आगे हम चलते हैं स्थानांतरण कृषि। पूर्व में बता चुका हूं, जैसे झूमिंग कृषि को हम स्थानांतरण कृषि कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें कि उत्तर पूर्वी जो भारतीय क्षेत्र है वहां पर क्या है, आदिवासी या जनजाति जो लोग हैं उनके द्वारा जो पहले वनों को क्या है काट दिया जाता है, देन इसको जला दिया जाता है और इसकी जो राख बचती है इसी में क्या है फसलों का उत्पादन किया जाता है। और जब यह क्या है अनुर्वर हो जाती है, मीन्स उर्वर क्षमता इसकी घट जाती है, अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता, तब इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे वनों को काट दिया जाता है और फिर वहां कृषि की जाती है। इसे हम स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित अर्थात स्थान का क्या हो गया, स्थानांतरण परिवर्तन हो गया है, ठीक है। इसी कृषि का जो है सर्वाधिक कहाँ हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। यह भी प्रश्न के रूप में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं गहन जीविका कृषि। क्या है गहन जीविका कृषि? गहन जीविका कृषि अर्थात इसमें जो खेतों की साइज है वो तो छोटी है, किंतु हम विभिन्न प्रकार के उर्वरक, सिंचाई संसाधन और अधिकतम श्रम उत्पादन से क्या है श्रम लगाकर यहाँ क्या है अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। वर्तमान में जो भारतीय हैं जीविका निर्वाह से गहन जीविका कृषि की ओर क्या है अग्रसर है। हम कृषि सिंचाई का सर्वाधिक अभी उपयोग कर रहे हैं, मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर रहे हैं और क्या है हमारे कृषि जो फसल है उसका उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं। मीन्स जीविका निर्वाह से हम क्या है गहन जीविका कृषि की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट चलते हैं विस्तृत कृषि। विस्तृत मीन्स फैला हुआ। जब क्या है बड़ी बड़ी जोत मीन्स खेतों के आकार बड़े बड़े हो और वहां मशीनों की सहायता से क्या है कृषि फसलों का क्या है उत्पादन कर रहे हैं, उसे हम क्या है विस्तृत कृषि के रूप में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए आत्मनिर्भर मीन्स स्वयं के निर्माण, ठीक, यह भी ठीक जीविका निर्वाह का पर्याय ही है लगभग। मीन्स खुद के निर्वाह के लिए, खुद के परिवार के लिए जो कृषि की जाती है उसे हम आत्मनिर्भर कृषि के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम रोपण कृषि। रोपण कृषि अर्थात जैसे चावल के बीज होते हैं, पहले उसको ऐसे ही लगा दिया जाता है, फिर एक एक पौधा निकाल के उसको बढ़ाया जाता है, मीन्स रोपा जाता है। जैसे मिर्ची की खेती हमारे इधर की जाती है, जैसे हम प्याज की खेती करते हैं, पहले सारे पौधे जो है एक जगह उगाए जाते हैं, फिर यहाँ से उखाड़ा जाता है, देन फिर कृषि में अलग अलग कुछ दूरी पे कुछ डिस्टेंस हम उगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लहसुन रोपण के माध्यम से उगाई जाती है, ठीक है। ये हमारी क्या है रोपण कृषि है। नेक्स्ट होता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि अर्थात जिसमें क्या है फसल का जो उत्पादन है किसान स्पेशली क्या बेचने के लिए अर्थात नकदी फसलों का क्या है उत्पादन यहाँ पर करता है, ठीक है। नकदी फसल हम देखते हैं कपास है, गन्ना है, आलू है, मीन्स ऐसा फसल जिसका मुख्य जो उद्देश्य होता है कृषक का वो उन्हें मार्केट में बेचकर क्या है लाभ कमाना होता है, उसे हम क्या है वाणिज्य कृषि के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट चलते हम शुष्क कृषि। शुष्क मीन्स जहाँ पानी ना हो, नमी की कमी हो, तो ऐसे जगह ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या है पानी की कमी हो, कम पानी में कृषि की पैदावार करना, फसलों को उगाना, उसे हम क्या है शुष्क कृषि के अंतर्गत गिनते हैं। यहाँ पर हम जैसे ड्रिप सिंचाई करते हैं, स्प्रिंकल सिंचाई होती है, ठीक है, ताकि कम से कम पानी में भी अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके, उसे हम शुष्क कृषि में गिनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि, आर्द्र मीन्स नमी जहाँ, तो जहाँ पर नमी ज्यादा होती है, जहाँ बारिश ज्यादा होती है, अर्थात वर्षा ऋतु में लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास जहाँ पे वर्षा होती है, नमी ज्यादा होती है, और उन क्षेत्रों में जहाँ
तीन फसलों को उगाया जाता है उसे हम क्या है आर्द्र कृषि के रूप में गिनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं साहब। भारत में क्या है विभिन्न प्रकार की जो फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्या है क्रांतियां लाई गई। वे कौन कौन सी क्रांतियां हैं और कौन सी फसल या कौन सी चीज के उत्पादन के लिए उन्हें लाया गया है, वहां से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हम वो पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हरित क्रांति, क्योंकि प्रश्न भी कई बार आता है साहब कि हरित क्रांति क्या है। हम बहुत पढ़ते हैं हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या है खाद्यान्नों में जो उत्पादन है क्या है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्या है हरित क्रांति कब लाई गई है ना, तो हम देखते हैं 1960-61 के समय हमारे देश में क्या है खाद्यान्नों की कमी हो गई। मीन्स हम इतना भी उत्पादन नहीं कर पा रहे थे कि हम अपना खुद का जीवन निर्वाह कर पाए। देश अपने खाद्यान्नों के लिए क्या किसी अन्य देशों पर निर्भर था। हम खाद्यान्न फसलें दूसरे देशों से आयात कर रहे थे। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा क्या है कृषि अर्थात खाद्यान्न फसलों में उत्पादन को वृद्धि करने हेतु हरित कृषि क्रांति लाया गया। हरित क्रांति का जो जनक है यदि वैश्विक स्तर पे देखें हम तो नॉर्मन बोरलॉग, कौन नॉर्मन बोरलॉग नामक एक व्यक्ति है। कहाँ के मेक्सिको, मेक्सिको कंट्री, ठीक है। वहां के एक व्यक्ति कौन है नॉर्मन बोरलॉग, उनके द्वारा पहली बार हरित क्रांति के जनक उन्हें कहा जाता है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। जिन्होंने ट्रिटिकम जो गेहूं हम पढ़ते हैं ट्रिटिकम एस्टिव उसका उत्पादन उन्होंने किया था, ठीक है। किंतु भारत में हम देखते हैं भारत में हमारे एक कृषि वैज्ञानिक है जिसका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। क्या है कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कृषि क्रांति लाया गया जिसे हम हरित कृषि के नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति क्या होती है? हरित क्रांति से अभिप्राय है विभिन्न प्रकार के उन्नत बीजों का, विभिन्न प्रकार के सिंचाई संसाधनों का तथा विभिन्न प्रकार के मशीनों का तथा कृषि की नई नई पद्धतियों के आधार पर जो पैदावार फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर रही है क्या है हरित क्रांति कहलाता है। पहली बार कब 1960-61 में लाया गया, ठीक है। जिससे हम देखते हैं कि खाद्यान्न अर्थात गेहूं और चावल के उत्पादन में क्या है अपार वृद्धि हुई और न भारत केवल आत्मनिर्भर हुआ जबकि इतना एक्सेस उत्पादन हुआ कि फलस्वरूप हम विदेशों को भी निर्यात करने लगे हैं। हम देखते हैं कई बार प्रश्न आता है कि कृषि क्रांति जिसे हम कह रहे हैं हरित क्रांति के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन था, कई बार इस तरह से प्रश्न आ जाता है। तो उस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उसके बाद आता है उस समय कृषि मंत्री कौन था, कौन था साहब, तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। उस समय योजना मंत्री कौन था, तो हम देखते हैं अशोक मेहता जी थे। उस समय हम कृषि सचिव कौन था, सेक्रेटरी, तो हम देखते हैं पी शिवारमन, पी शिवरमन या शिवारमन बोलता, ये क्या है हमारे उस समय कृषि सचिव थे। उस समय हमारे कृषि वैज्ञानिक कौन थे, तो क्या है एम.एस. स्वामीनाथन। यह प्रश्न एम.एस. स्वामीनाथन जी का नाम सर्वाधिक पूछा हुआ है। कई बार प्रश्न आया है कि भारत के कौन से कृषि वैज्ञानिक थे जिनके नेतृत्व में क्या है हरित क्रांति लाई गई थी, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा हुआ है एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। इसका यदि हम पूरा नाम यदि हम देखते हैं इनका तो हम देखते हैं मोनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन। क्या है मोनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन,
क्योंकि पूरा नाम हमको एक्चुअली पढ़ने में आता ही नहीं है। कई बार प्रश्न ऐसा आता है एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, ऐसा भी प्रश्न आया होगा। क्योंकि हम एम एस स्वामीनाथन ही पढ़ा हुआ तो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो क्या है उनका मोरकोम्बु संबाशिवम स्वामीनाथन, उनका क्या है पूरा नाम है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सिवाय हरित क्रांति के अलावा हम अन्य क्रांतियों के संबंध में देखते हैं। हरित क्रांति क्या है, खाद्यान्न फसलों में अपार वृद्धि हेतु क्या है विभिन्न प्रकार के सिंचाई संसाधन, विभिन्न प्रकार के जो उन्नत किस्म के बीज तथा क्या है कृषि पद्धतियां तथा जो उन्नत किस्म के जो कृषि में सहायक संसाधन, जैसे हम कहें ट्रैक्टर, फसल को निकालने वाली हम देखते हैं मशीनें, उनके उपयोग के माध्यम से क्या है हम कृषि खाद्यान्न का क्या है बढ़ावा करना ही क्या है हरित क्रांति कहलाते हैं। ठीक है, उसके सिवाय हम देखते हैं साहब पीली क्रांति क्या है। कई बार प्रश्न आता है कि हरित क्रांति तो परीक्षा में लगभग अब सभी लोगों को याद ही हो गया कि हरित क्रांति में खाद्यान्न के अपार वृद्धि के लिए। तो पीली क्रांति क्या है, तो हम देखते हैं कि 60-80 के दशक के आसपास क्या है हमारे यहाँ पर खाद्यान्न तेलों की भारी कमी हो गई, अर्थात हम खाद्यान्न तेल भी कहाँ विदेशों से आयात करने लगे थे। तो फलस्वरूप कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से क्या है उन्होंने विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसल, अर्थात उसी समय हमारे यहाँ सोयाबीन आया था। सोयाबीन मुख्यतः कहाँ की, चीन की फसल, सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। चूंकि हमारे यहाँ खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, तब सरकार ने ऐसा सोचा कि खाद्यान्न तिलहन जो है उसका उत्पादन कैसे बढ़ाना है। चलते हैं नेक्स्ट। 80 के दशक में हमने देखा था क्या है कि खाद्यान्न तिलों की भारी कमी हो गई। ठीक है, तो अतः इन्हीं खाद्यान्न जो तिलहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में पीली क्रांति लाया गया। ठीक है, इसी पीली क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न तेल और तिलहन का जो उत्पादन है उसमें क्या है ग्रोथ हुई। ठीक है, आगे हम चलते हैं श्वेत क्रांति। वही हम देख रहे थे एक समय ऐसा आया कि भारत क्या है बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत सारे जीव जंतु पशु पालन भी यहाँ पे किया जाता है, बावजूद इसके हमारे पास क्या है दूध की कमी है। अतः इस कमी को कैसे दूर किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर एक वैज्ञानिक हुए कुरियन साहब, कहीं बार आते कृषि है ना, वैज्ञानिक कुरियन वर्गीस कुरियन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप ऑपरेशन फ्लड, कौन सा ऑपरेशन फ्लड लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था हमारे जो मिल्क उत्पादन या दूध के उत्पादन में क्या है वृद्धि करना है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति अर्थात मछली के पैदावार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या है नीली क्रांति लाया गया है। वही हम देखते हैं एक और यहाँ पे आती है गुलाबी क्रांति, मांस व्यापार, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पशु हैं है ना, जिनके मांस जैसे बकरा है, मछली है तो सही, लेकिन उसका व्यापार बहुत कम किया जाता था, हम विदेशों को एक्सपोर्ट नहीं करते थे। वर्तमान में उस व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या है गुलाबी क्रांति लाई है। बहुत सारे क्या है सरकारी लाइसेंस के अंदर क्या है स्लाटर हाउस खोले गए, जो डब्बा पैक करके क्या है फॉरेन तक उसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं सुनहरी क्रांति, अर्थात फलों के उत्पादन के लिए, फल उत्पादन क्या है उसकी वृद्धि को लेकर बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की जो फलों की किस्में हैं फलदार पौधों की, उन किस्मों को उन्नत करके अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या है सुनहरी क्रांति लाई गई। नेक्स्ट चलते हैं हम भूरी क्रांति। भूरी क्रांति अर्थात गैर परंपरागत ईंधन उत्पादन। गैर परंपरागत और परंपरागत क्या होता है,
तो परंपरागत से अभिप्राय है ऐसे ईंधन जिसको हम सदियों से उपयोग कर रहे हैं सर्वाधिक, जैसे हम कोयला है, पेट्रोल, डीजल। गैर परंपरागत में जैसे हम नए नए, जैसे हमने अल्कोहल से बनाया है, बायोडीजल बनाया है, सूर्य नवीकरण स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। मीन्स ऐसे संसाधन, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका हम वर्तमान में जैसे बायोमास एनर्जी करते हैं, बायोगैस जो हमने अभी उत्पादन करना शुरू किया है कि नहीं, गोबर से हम क्या कर रहे हैं, गैस बना रहे हैं और घरों में उसका उपयोग कर रहे हैं। क्या है, गैर परंपरागत। तो ऐसे गैर परंपरागत जो ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या भूरी क्रांति लाई गई, ताकि जो कोयला है, पेट्रोल है, उस पर जो एक जनसंख्या का भार है वो उस पर दबाव क्या है कम किया जा सके, क्योंकि देर सवेर कभी ना कभी वो स्रोत क्या है हमारे पास समाप्त हो जाएंगे, लिमिटेड है। इसीलिए हम क्या है गैर परंपरागत की ओर अग्रसर है। वर्तमान हम चलते हैं अमृत क्रांति। अटल बिहारी जी का एक सपना था कि देश की जो विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, हम देखते हैं हिमालयी नदियां, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, सदा निगाह है, हमेशा प्रभावित होती रहती हैं और बाढ़ भी ज्यादा आती है। अतः इन नदियों को कैसे प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ दें तो हमारी बाढ़ भी कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा, प्रायद्वीपीय नदियों में भी पानी रहेगा, सदा निरा रहेगी, फलस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा, है ना। तो अमृत कृषि क्या है, हम देखते हैं हमारे अटल जी की एक स्वप्न था कि हिमालय नदियों को क्या है प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ दे, या एक प्रायद्वीपीय नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदी से जोड़ दे, ताकि क्या है सारी नदियां सदा निरा हो जाए और कृषि सिंचित एरिया बढ़ जाए, खाद्यान्न मीन्स फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा, बाढ़ पे नियंत्रण लाया जाएगा, है कि नहीं, और वाटर लेवल बढ़ाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए एक क्रांति लाई गई जिसे हम अमृत क्रांति के नाम से जानते हैं। नदी जोड़ो परियोजना का एक हिस्सा है, ठीक है। इसमें क्या विभिन्न प्रकार की जो नदियों को क्या है जोड़ना है, ठीक है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में पहली नदी जोड़ो परियोजना वैसे तो केन बेतवा लिंक है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई होगी। केन और बेतवा नदी को एक साथ जोड़ने का है। भारत की, मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक है, ठीक है। वर्तमान में हम देखते हैं मध्य प्रदेश में सीएस के पूर्व एक नदी जोड़ो परियोजना समाप्त हुई थी, वह हमारी नर्मदा और शिप्रा, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्या है वो संपूर्ण हो चुकी है, ठीक है। चलिएगा आगे हम चलते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति का जो है हमारे टमाटर के उत्पादन वृद्धि करने के लिए क्या है लाल क्रांति लाई गई। नेक्स्ट हम चलते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति अर्थात मसाला उत्पादन को वृद्धि करने के हेतु कौन सी बादामी क्रांति लाई गई। वहीं हम चलते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, इंद्रधनुषी क्रांति है अर्थात विभिन्न प्रकार की जो फसलें, चाहे तिलहन फसल हो, दलहन फसल हो, है ना, खाद्यान्न फसल हो, जो भी फसल है, उन फसलों को कितना उसमें 4% ग्रोथ हो, वृद्धि हो, जितनी अभी उत्पादन हो रही है उसका 4% हिस्सा और अधिक उत्पादित हो। मीन्स कृषि उत्पादन में हम 4% क्या है ग्रोथ ला रहे हैं ओवरऑल सभी कृषि फसलों में, उसे हम क्या इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में जानते हैं। इंद्रधनुष मिशन योजना एक अलग योजना है, एड में आप सुनते होंगे, वो टीकाकरण मिशन में आता है। 25 दिसंबर में जो चालू की गई थी 7 तरह की, है ना, 7 तरह के टीके हैं, लेकिन ये इंद्रधनुषी क्रांति है, इंद्रधनुष मिशन अलग चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चलेगा।